Ellipse, हाँ ellipse का सुनो, the position 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 vector of the planet swept same area in same time, which means the aerial velocity of the planet remain constant रहती है, मतलब dA/dt इक्वल टू वेक्टर J/2m होता है, इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड होता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये बिल्कुल याद रखेंगे। कैसे कांस्टेंट रहता है, ये कैसा आता है, ये मैं आपको बताओ, ये क्वेश्चन कैसा आता है, प्रूफ कर सकते हैं कांस्टेंट कैसे होता है। पहला तो चलो ऑर्बिट होता है, उसे तो प्रूफ करना अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बराबर है। ये दूसरा प्रूफ कर सकते हैं, समान क्षेत्र इनको हम दूरी तय कर रहे हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। पहले से पहला प्रूफ कर देता हूँ, तो ये इलिप्स है, इससे पहला जो सेकंड वाला है उसे प्रूफ कर देते हैं। ये आपका सन है, ठीक, सही जगह बनाओ। यहाँ आपका इलिप्स यहाँ तक बनाओ, दो फोकस यहाँ आएंगे, सन यहाँ बनाओ, तो ये आपका सन है, ठीक है, और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसका मतलब ये हो गया आर, और इसको भी मैं अप्रोक्सीमेटली आर मान रहा हूँ। अब क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन यहाँ है पास में हमारी। इंस्टेंट एरियल वेलोसिटी समझ रहे हो बात को, समझो यार तुम, यहाँ है ये, तो ये आर है, ये भी आर मान लिया। ये चीज जो डिफरेंस है ये, इसे मान रहा हूँ मैं ds, ठीक है। तो ये जो एरिया निकलेगा इसका, एरिया कितना होगा, ds इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, r और ds, आधार कितना है, ds, आधार ये है, हाँ आधार ये है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है 90 डिग्री। बेस इंटू हाइट, बेस कितना है r इंटू हाइट कितना है ds, सही है, ठीक है। dA/dt निकालो, 1/2 इंटू r ds होगा dt। ये क्या होता है, वेलोसिटी 1/2 इंटू r इंटू v, d/dt, d/dt मल्टीप्लाई करते किससे, m से, एंगुलर मोमेंटम बन गया, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, फोर्स के अंडर में कंजर्व रहता है, इसे कांस्टेंट आ गया, ठीक है। बात समझ आ गई, बीएससी वाला मजेदार है, इतनी बात समझ आई नहीं आई। हाँ, यही वेक्टर डिफरेंशिएशन करोगे, यहीं पे धुआं निकल जाएगा। वेक्टर डिफरेंशिएशन करोगे ना, ये यहाँ पे 5 सेकंड आना पड़ जाएगा, 2 मिनट। मजेदार है वैसे, इसे देख कर लगा था कि वास्तव में बीएससी कुछ होगी, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड बताओ, थर्ड क्या होता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। क्या बताओ क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ सेम मेजर एक्सिस की थर्ड पावर है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of any planet around the sun is proportional to the third power of the semi-major axis of its elliptical orbit. पास होना है, इसका मतलब t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। इस पर बेसिकली क्वेश्चन नेट पे आपको देखने मिलते हैं नेटिव, ठीक है। इसके बाद समझ आई, ठीक। तो कैपिटल के तीनों नियम आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम सीधे जाते हैं छोटे जी और बड़े जी के रिलेशन में। क्या होता है रिलेशन, छोटी छोटी बातें मैं घूम बता के चल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें बिल्कुल बेसिक, इसलिए मैं इनको ज्यादा जूम नहीं कर रहा, मैं डायग्राम बना के नहीं दिखा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। बताओ रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास स्मॉल है, अर्थ का कैपिटल है, तो यहाँ वेट कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, कितना
mg कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ। रेडियस कितनी मान ली, r रख ली। तो मतलब फोर्स जो लग रहा है वास्तव में वो mg लग रहा है, लेकिन फोर्स लगता कितना है, g MEM अपॉन RE स्क्वायर इक्वल टू mg, m कट गया, कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। वास्तव में बात करते हैं g क्या है, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। आप जरा मुझे एक बात बताएं कि क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता रहता है ऑब्जेक्ट पर जब वो रखा हुआ तब भी? हाँ लगता रहता है बिल्कुल। मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसमें एक्सेलरेशन है मौजूद है, मगर वो जा नहीं पा रहा नीचे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसका एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, रखा है खाली। हाँ मैं जैसे मैं हूँ, मुझे एक्सेलरेशन है इस टाइम बिल्कुल 9.8 खींच रहा होगा। देखो खींच रहा हो क्या मतलब, मेरे अंदर मतलब acceleration फोर्स है। आपको खींच रहा होगा। देखो मुझे इतना समझ में आता है कि अगर कोई वस्तु मूव करती है जिसके वेलोसिटी चेंज होता है उसमें एक्सेलरेशन होता है, तुम तो डेफिनेशन खत्म कर दे रहे हो यार। मतलब अभी फिलहाल नहीं है आप पर, फिलहाल आप पर अभी नहीं है, अभी नहीं है। मास है तो एक्सेलरेशन होगा, क्या बोल रहा पता है, मतलब अभी आप मास और एक्सेलरेशन दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, बिल्कुल स्वतंत्र। मास है तो एक्सेलरेशन को मतलब ही नहीं, मास है तो चार्ज है तो समझ में जाता है, मास है तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होगा? अभी तो नहीं है, लेकिन ऊपर और नीचे आने पे जी का निरंतर वेरिएशन आता रहता है। वो तो पता है सबको, इस समय नहीं है, मगर चलो ये भी खुद सोचना, नहीं है इस समय। हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी। ओके, हैशटैग वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी। नंबर 1 गोइंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड, गोइंग अपवर्ड मान लो पहले। बिल्कुल छोटा सा प्रूफ कर रहा हूँ जल्दी से। पहले यहाँ थे, बोला कितना, बोला जी एम, फिर यहाँ पहुंचे, बोला मेरा जी डैश है। सिंपल सी बात है, कितने ऊपर गए, बोले सर मैं एच हाइट पर गया हूँ। मैंने सरफेस पे कितना, बोला सर सरफेस पर जो है वो जी है, जी इज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। मैंने बोला ऊपर कितना, सर बोला ऊपर जी डैश मान लीजिए। मैंने बोला यार यहाँ पर जी का रिलेशन लगा, यहाँ पर जी का रिलेशन लगा, काट दे बात खत्म। ये हाइट कितनी है, आर ही है, लगाओ जी का रिलेशन, यहाँ पे कितना हुआ, जी रिलेशन है। कौन मारे कह रहा हूँ मैं, दो केसेस है यार, एक जी डैश का यहाँ पर, एक जी का यहाँ पर, दोनों में जी का रिलेशन लगाओ, काट डाल दो। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पर जी का रिलेशन लगाओ और यहाँ पर जी का रिलेशन लगाओ, क्या होता है पता है रिलेशन? ठीक है, तो यहाँ लगा रहा हूँ, बाय द रिलेशन ऑफ, बाय द रिलेशन ऑफ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, क्या होता है जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ लगा दो, बाय द रिलेशन ऑफ जी एंड जी लगाओ, जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, डिवाइडिंग डी ई वी आई डी आई जी, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। कितना है जी और जी डैश कितना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 बताओ, इक्वेशन 2 जी डैश है, कितना है जी डैश अपॉन जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई। से कह रहा है जी डैश अपॉन जी, जी रखा नीचे, जी रखा नीचे, जी रखा नीचे, जी रखा नीचे, कितना है जी एम ई, जी एम ई, जी एम ई, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। सही है, इससे कट गया जी डैश अपॉन जी इक्वल टू कितना गया, आर स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जी डैश इक्वल टू जी कितना गया, आर स्क्वायर अपॉन कितना गया, आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई। समझ में आएगा, एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर एंड प्लस जी 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई। समझ में आ गई क्या भाई? ठीक, आगे जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2 एच अपॉन, याद रखना है, याद रहेगा क्या है ये, कब जाने पर, ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर जी और जी का वेरिएशन है, एटलीस्ट याद रहना चाहिए। ठीक, बात करते हैं डाउनवर्ड, गोइंग डाउनवर्ड।
गोइंग डाउनवर्ड में एक अर्थ बनाओ, सेंटर है, सरफेस पे कितना था, जी था, अंदर चले गए यहाँ पे, आर ई माइनस एच पूरा कितना है, आर की ऊंचाई कितनी है, एच, यहाँ लगाओ इस पर, बाय द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड बात सुनना है, कब लगा रहे हैं, ऑन द सरफेस लगा रहे हैं, तो क्या लिखा है, बाय द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, चलो स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, क्वेश्चन फर्स्ट अब लगाओ यहाँ पे, बाय द रिलेशन ऑफ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी डैश इक्वल टू जी एम ई डैश अपॉन आर स्क्वायर, आर ई माइनस एच का, आर ई माइनस स्क्वायर क्वेश्चन 2 डिवाइड। एक बात करते हैं इसके एम ई कैसे निकालें, डेंसिटी दोनों तरफ की बराबर है, डेंसिटी बराबर होगी, यहाँ की निकालो यहाँ की, अलाउ कंसेप्ट डेंसिटी, कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी घनत्व का रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम कितना था 4/3 आई आर ई क्यूब, मास कितना है एमिडस 4/3 मास अपॉन वॉल्यूम, छोटा वाले कितना आर ई माइनस एच कितना है, आर ई माइनस एच 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब, बड़े वाले का मास एम ई है और बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई क्यूब है, छोटे वाले का मास एम ई डैश माना है मैंने, क्या माना है, इसका मास एम ई डैश माना है मैंने, छोटे वाले का मास एम ई डैश माना है, इसलिए तो मैंने एम ई डैश रखा है, ठीक है, क्योंकि छोटे वाले में ले रहा हूँ केस, बात समझ में नहीं आ रही, छोटे वाले केस में मैंने एम ई इसलिए रखा है एम ई डैश क्योंकि मैंने एम ई डैश माना है, एम ई डैश अपन छोटे वाले का वॉल्यूम आर ई माइनस का वॉल्यूम, इससे ये कर गया और इसको ले लिया, कितना गया एम ई आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब इक्वल टू एम ई डैश, समझ आया, आर ई कॉमन ले लो भैया, क्यूब कट जाएगा, आर ई क्यूब, क्या कह रहा है, आर ई कॉमन ले लो यहाँ से तो आर ई क्यूब कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर से काट दो, टेंशन मत लो, चलो इतना समझ आया, आगे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बताओ कितना है, डी डैश इक्वल टू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू एम ई आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, इसलिए निकाल करता है, दिखा लाभ समझ में नहीं दिखा, डिवाइडिंग इक्वेशन जी डैश अपॉन जी इक्वल टू जी डैश का भी जी एम ई आर ई माइनस एच का होल आर ई क्यूब इंटू जी एम ई इंटू आर ई स्क्वायर, से करियो 1 माइनस एच अपॉन आर ई, दिख रहा है जी डैश, लिख दो साफ करके, एंड कितना है, कितना है बताओ, बताओ कितना, देखो इधर देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये कितना है जी डैश इक्वल टू ये कितना है जी एम ई कर दिया, आर स्क्वायर कटा, एक आर ई बचा यहाँ लिया है, आ गया 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने में मैंने आपको वेरिएशन बता दिया है, अपवर्ड जाने में 2h अपॉन आर ई आता है, डाउनवर्ड जाने में सिंगल एच अपॉन आर ई आता है, रोटेशन की बात करें तो रोटेशन का भी ग्रेविटी पर इफेक्ट पड़ता है, रोटेशन का भी ग्रेविटी पर इफेक्ट पड़ता है, कितना पड़ता है भाई, तो थर्ड पॉइंट, पहला क्या पढ़ लिया हमने, गोइंग अपवर्ड, गोइंग डाउनवर्ड हो गया रोटेशन, तो तीसरा पॉइंट है अपना इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ आर ओ टी ए टी आई रोटेशन, ये अर्थ है रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है जो हॉरिजॉन्टल से, ये आर है, यहाँ से एंगल है उसका लैम्डा, यहाँ भी कितना होगा लैम्डा होगा, अगर ये रेडियस को मैं इसके आर मान लूँ तो रोटेशन की वजह से बाहर इधर लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, समझ मारी, फोर्थ लगेगा कितना एम आर
ओमेगा स्क्वायर। ये आर है, कितना है, स्मॉल आर और कैपिटल आर ई में कोई संबंध जरूर होगा, अगर तुम देख पा रहे हो तो देखो क्या दिख रहा है, आर ई का कॉम्पोनेंट है इधर की तरफ, एम्प्लाइज आर ई कोस लैम्डा, दिख रहा है लैम्डा जो स्मॉल आर के रहा है, तो अगर मैं यहाँ रख दूँ तो आएगा एम आर ई कोस लैम्डा इनटू ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आई? नहीं आगे ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा है, और इस एम स्क्वायर वेक्टर फोर्स है, इसका इधर की तरफ कॉम्पोनेंट आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब एक कोस लैम्डा पहले से था, एक और कोस लैम्डा आ रहा है, समझ में आ रही है? देखो ये एम स्मॉल आर लिखा है मैंने, इसके हिसाब से बनाऊंगा कितना बनेगा, एम आर ई कोस स्क्वायर लैम्डा इनटू ओमेगा स्क्वायर। नहीं समझ आया तो बताओ गौरव सिंह, पक्का? ये जो फोर्स है देखो तुम समझ नहीं पा रहे, ये जो फोर्स है, जो फोर्स निकला इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जा रहा है ना, कितना है बताओ? अबे इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जा रहा है, कितना है बताओ ना, एम आर ई कोस स्क्वायर लैम्डा इनटू स्क्वायर। किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, सेंटर की तरफ कहाँ होता है, सेंटर कितना होता है, एम जी। तो बताओ इफेक्टिव वेट कितना आएगा, इफेक्टिव वेट जिसे कहते हैं डब्ल्यू, वो कितना होता है, एम जी डैश होता है, कितना होता है, एम जी डैश होता है। इफेक्टिव वेट कितना होगा बताओ, इस वाले वेट में से एम जी में से इसे घटा दो, कितना है, एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा, एम 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 कट गया, एम लाइक जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। बात समझ में? ये समझ में आ गया? कोस का मान 90 कहाँ होता है, देखो ध्रुव पर, कहाँ पर होता है, ध्रुव पर, पोल पर। इसका मतलब पोल पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके वेट में कोई चेंजिंग नहीं आती, चाहे तुम कितनी ही तेज घुमा लो, बिकॉज एंगल की वैल्यू 0 बैठ रही है। बात समझ है? तो रोटेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता पोल पर, और सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है भूमध्य रेखा, कहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पर एंगल कितना हो 0 डिग्री, और अगर एंगल वेलोसिटी 0 हो तो जी स्क्वायर जी के बराबर होगा। एंगल वेलोसिटी 0 होगी तो जी डैश जी के बराबर होगा। ठीक है, बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं, एस्केप वेलोसिटी। पता है क्या होती है, पता है भाई? पलायन वेग होती है। वाह, क्या आप बताइए, भाई डेफिनेशन बतानी है। बताओ क्या होती है। डेफिनेशन ये होती है कि वो वेलोसिटी जिसे किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर फेंक दिया जाए कम से कम, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। यार जिंदा ग्रेविटी पढ़ा रहा हूँ, न्यूक्लियस की बात कर रहा है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो किसी सैटेलाइट को चाहिए होगी उस ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलने के लिए, ये भी कह सकते हैं। अरे दोनों एक ही बात है यार, बंधन ऊर्जा। ठीक है, समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है। ठीक है, समझो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है। हैशटैग बाइंडिंग एनर्जी, BIND बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट जो है वो वास्तव में मान लीजिए सन है, और सन को हटाकर मान लीजिए अर्थ है, क्या है, अर्थ। तो यहाँ मूव कर रही होगी सैटेलाइट है, और ऐसे मूव कर रही होगी सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी। तो यहाँ पर ये फोर्स लग रहा हो, कितना लग रहा हो, वो लग रहा हो F इक्वल टू GME, अर्थ का मास, MS सैटेलाइट का मास अपॉन, कोई दिक्कत, स्क्वायर। ठीक, यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, R सेम रखेंगे, R का कट जाएगा, GME MS अपॉन R इक्वल टू MV स्क्वायर, कोई दिक्कत, सैटेलाइट का मास लेंगे, इससे कैंसिल हो गया, GME अपॉन R इक्वल टू V स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू MV स्क्वायर इक्वल टू MS V स्क्वायर का मान कितना है, GME अपॉन R इक्वल टू 1/2 MS ME G अपॉन R। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी।
एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड POTENTL पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला U इक्वल टू 1/4 Q1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये G हो गया U इक्वल टू G M1 M2 ME MS अपॉन R, क्योंकि ये बाउंडेड सिस्टम है इसलिए नेगेटिव लाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन का क्लोज बताती है। नेगेटिव साइन is showing 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 that it is a bounded system. So total energy of the system कितना है? E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बताओ कितना है? काइनेटिक एनर्जी कितनी भैया? ये 1/2 GME MS अपॉन R। R की जगह R ही रखना चाहिए, बताया जाए ना, चलो बाद में रखेंगे। माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? GME MS अपॉन R। ये आधा है, ये पूरा है, ये जाएगा तो पूरा जो बड़ा है तो माइनस का आधा आएगा, -2 ME MS अपॉन स्मॉल R ही रखते। इसका मतलब सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी है वो E जो है कितनी है? माइनस का 1/2 GME MS अपॉन R ही है। अब तो मैं अगर कोई सेल, कोई इलेक्ट्रॉन है वो K सेल में है और कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो L सेल में है, तो बताओ दोनों की शकल में क्या अंतर होगा? एनर्जी किसी की एक की ज्यादा होगी, एक की कम होगी। दोनों की शकल में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों की ऊर्जा में अंतर, दोनों की ऊर्जा में अंतर होगा। इस बात को समझेंगे। मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, इसी का समझेंगे ध्यान से, इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ सेल दे रखे हैं आपको, कौन से? KLMN सेल दे रखे हैं। अब मैं पूछता हूँ इस सेल के इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो आप बोलोगे इस सेल इलेक्ट्रॉन की जो है वो 13.6/n²। n क्या होता है? सेल नंबर होता है। क्या होता है? n क्या होता है? सेल नंबर होता है। और यहाँ पर रखूंगा तो ऊर्जा कुछ आएगी, यहाँ पर कुछ आएगा, तो दोनों के रूप में ऊर्जा का अंतर है। मतलब यार इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ आना तो क्या करना पड़ेगा? इस ऊर्जा को जो एनर्जी दोगे और एनर्जी जोड़ के इतनी बैठ जाए कि इसके बराबर बैठे, तो इसमें जाएगा। इसका मतलब जहां पर आना चाहते हो वहां के बराबर एनर्जी होना चाहते हो। और अगर सैटेलाइट कुछ फ्री होना चाहता है, क्या करना चाहता है? फ्री होना चाहता है, तो मुक्त होने के लिए उसे यहाँ की एनर्जी आनी पड़ेगी, स्पेस की एनर्जी। स्पेस में क्या होती है? एनर्जी जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। तो उसको अपने टोटल एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एटलीस्ट जीरो करनी पड़ेगी। सो टू मूव इन स्पेस और break the boundedness, the requirement of energy is कितनी टोटल एनर्जी थी? यूज कितना था मतलब माइनस का 1/2 GME MS अपॉन R। टोटल एनर्जी है ना, इतना ही अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/2 GME MS अपॉन R कट के जीरो जाएगा। इट्स मीन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू प्लस का 1/2 GME MS अपॉन R। अब में क्या होता है? इज इक्वल टू प्लस के 1/2 GME MS अपॉन R। अब समझोगे? पक्का? ठीक। अब बताओ जरा एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? बताइए गौरव सिंह, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? हाउ कैन यू प्रूव इट? एस्केप वेलोसिटी के पास प्रूव कैसे कर सकते हैं? इसमें तो है ही नहीं, इसमें ढूंढो, इसमें है भी वैसे भी नहीं। बताओ, ये सब चीजें मैं पढ़ा है, मजे की बात है, जो पढ़ा रखा है उससे अलग आएगा सवाल इसमें से। ये सब चीजें बताएंगे। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? बताओ जल्दी, बताओ ही बताओ। बताओ ही बताओ। चमन सिंह बताओ भाई। जो टोटल एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट की, वो कितनी होती है? माइनस की GMM अपॉन 2R, है ना।
यानी उतनी प्लस की एनर्जी देंगे तभी वो काइनेटिक एनर्जी पे परिवर्तित होगी। इसका मतलब Gm/2r बराबर करना पड़ेगा हाफ mv² के। सही है गलत? सोचते हैं। लो आप टेस्टर पकड़ो। तो अपने पढ़ने जा रहे हैं हैशटैग एस्केप वेलोसिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एस्केप वेलोसिटी, जिसे कहते हैं प्रक्षेप्य वेग। क्या बोले? पलायन वेग। सॉरी, पलायन वेग। पलायन वेग। नीडेड वेलोसिटी टू ब्रेक द ग्रेविटी। ब्रेक द ग्रेविटी, बिल्कुल डेडलाइन। ग्रेविटी को ब्रेक करने के लिए जितनी वेलोसिटी की आवश्यकता होगी, नीडेड वेलोसिटी टू ब्रेक द ग्रेविटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अब कैसे निकालें? यह आ रही है, देखिए नीडेड माने क्या होती है? आवश्यकता जितनी है। तो नीडेड वेलोसिटी टू ब्रेक द ग्रेविटी कितनी की आवश्यकता होगी? तो बात आ रही है कि ब्रेक करना है हमें ग्रेविटेशनल रीजन। तो जो मतलब उसकी टोटल एनर्जी होती है माइनस की, प्लस की एनर्जी देंगे तभी वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। इसका मतलब Gmm/2r बराबर रखना पड़ेगा हाफ mv² के, और जो वेलोसिटी होगी वो Gm/2r जो है वो हाफ में है, माइनस का Gm/2r है, प्लस का रखना पड़ेगा क्योंकि हमें उतनी प्लस की एनर्जी दे के ही तो बाहर निकालेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो टोटल एनर्जी होती है वो वास्तव में यही तो होती है। ये तो है। अगर इस टोटल एनर्जी के बराबर हम क्या दे दें? हाफ mv²। बस तू कहना चाहता बाइंडिंग एनर्जी के बराबर काइनेटिक एनर्जी दे दूं, है ना? पक्का ये कहना चाह रहा है? पक्का ये कहना चाह रहा हूँ। ये बात समझ रहे हो तुम? अभी मैंने प्रूफ करा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जितनी एनर्जी फ्री करने के लिए जरूरत होती है। ये तो प्रूफ करा। अभी हमने प्रूफ करा कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी, जितनी एनर्जी जरूरत होती है उस सैटेलाइट को फ्री करने के लिए। अब जब प्रकाश जी बात करें कि भारतीय जी कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं, है ना? पक्का टिका हुआ, मैं मिटाऊंगा नहीं फिर। लग तो ऐसी रहा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ओके, एम्प्लाइज if we provide the kinetic energy equal to the binding energy, then the particle body will escape 1/2 mv² गलत। पोटेंशियल एनर्जी बराबर रखेंगे। अब याद आ गया। पोटेंशियल, सॉरी गलती हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बराबर रखेंगे। कितना होता? 1/2 भैया वहां पे 2 काट दो। Gm/, पोटेंशियल एनर्जी बराबर रखेंगे। ठीक है भाई, वो 2 नहीं आएगा नीचे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर। इससे मत काटो ना, कहते इससे कटेगा। कितना है? v² कितना आ गया? Gme/r। कितना है? एम्प्लाइज v कितना गया? √Gme/r। r से मल्टीप्लाई कर दिया, r से डिवाइड कर दिया। कितना है? √Gme/re/re²। इसे कहते हैं स्मॉल g, √Gre। यही होती है एस्केप वेलोसिटी। सही में। ओ √2 भी नोट होता है ना, समझ मुझे √2 याद था कि मतलब जो एस्केप वेलोसिटी और उसमें रिलेशन √2 होता है, तो √2 आना चाहिए। तो मुझे लगा पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे काइनेटिक तो एनर्जी। कंफर्म यही होती है? मुझे अभी कंफर्म नहीं है सही में। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, वही तो मैं कह रहा था, वहाँ 2 नहीं आएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी इसका होती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, वहाँ 2 नीचे 2 नहीं आएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है ये, और एस्केप वेलोसिटी आती है √2 GRE। अब बात ये आती है क्यों हम इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहें और क्यों हम उसे, वो दरअसल जो है कोई वो तो होगी मतलब बाहर के लिए, मतलब पृथ्वी के अगर कोई जमीन पे रखा हो तो बड़ी सीधी बात है, उसको पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। क्या? कोई जमीन पे कोई वस्तु रखी हो, उसे बाहर पहुंचाना है, तो जमीन पे रखी वस्तु के पास पोटेंशियल लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगी। ठीक है, यानी उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, तब हाफ mv² बराबर कहेंगे Gme/r। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्यों आ रही है? अरे ये गलत आ रही है। रुको अभी प्रूफ करते हैं। वो mv² अपॉन r के बराबर होती है ना भैया। टेस्ट कर दो मेरा। mv² अपॉन r। पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल लेते हैं भाई, पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे फिर एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे। एस्केप के लिए क्या बता रहे हो तुम? कि पोटेंशियल एनर्जी को, ये तो कंफर्म है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो अपनों ने क्या लिखा है यहाँ पे, तो अपनों ने क्या लिखा है यहाँ पे, नीडेड वेलोसिटी टू ब्रेक द ग्रेविटी इज कॉल्ड एस्केप velocity. Needed velocity to break the gravity is called escape velocity. We know that हम जानते हैं कुछ ना कुछ। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के जी एम ई एम अपॉन आर। तो U का मोड कितना होगा, प्लस का जी एम ई एम अपॉन आर। इफ वी प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of potential energy then the body will escape, सेवन पर बात है जब एस्केप करवा ही देना। हाँ उम्मीद तो करवा ही देना। एक बड़ा दो रे एस्केप स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखो इधर। अब मुझे बताओ ये एस्केप करेगा कैसे, तुम्हारे सामने की बात है। मतलब अभी भी 2G आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, पहले कितना था, पहले कट रहा था ना पूरा। मल्टीप्लाई कर दी, इससे कितना है, वी स्क्वायर इक्वल टू 2GME अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2GME RE स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया जी 2G RE एम्प्लाइज वी इक्वल टू अंडर रूट 2G RE। ठीक है, ये तो हो गया एस्केप वेलोसिटी। अब बात करते हैं अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की, तो ऑर्बिटल लिख दो यहीं पे। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या कहते हैं, इसे कक्षीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग में क्या होता है, कक्षीय वेग समझते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग, बाय विच वेलोसिटी the satellite move in its orbit is called orbital velocity. You know that as we know that in circular motion the centripetal force is required. Here centripetal force is provided by gravitational force means mv0 square upon r square gmem satellite upon r square, इससे कट गया v0 स्क्वायर m से m कट गया, satellite कट गया, gme अपॉन r से r कटा तो एक r बचा है, v0 इक्वल टू अंडर रूट gme अपॉन r से मल्टीप्लाई कर दिया, r से डिवाइड कर दिया, अंडर रूट इसी को क्या कहते हैं, स्मॉल g इंटू r एम्प्लाइज रिलेशन कितना हुआ, v एस्केप जो होता है अंडर रूट 2v0 होता है। गलत क्या, सही? सही। अब सही है।
है ना? अंडर रूट 2 बाहर भी तो आएगा, वो समझ में आया लग रहा है, समझ में आ गया? नहीं आया। आर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर ई का स्क्वायर कर दिया, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू इसे कहते हैं जी इंटू आर ई एम्प्लाइज वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी आर ई एम्प्लाइज वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई। ठीक, और उड़ा आ गई। ठीक, आती है 100 रुपए की। बैटरी डाउन हो गई, बंद हो गया पूरा? नहीं अभी चल रहा है। बंद होने वाला कोई आर्टिकल बीच में रुके, इससे बढ़िया बंद कर लेते। थैंक यू, आज के लिए इतने काफ़ी।